नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जीके का आरंभ बैच चला रहे हैं, जिसमें कि प्रॉपर आपकी क्या हो गई है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स हमने स्टार्ट कर रखा था। जीके का पूरा कंप्लीट हमने बताया था कि इस बैच में पूरा जीके कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस सेंस में हमने पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ, देखो क्लासेस जो रेगुलर बेस पे कभी कभी क्लासेस नहीं हो पाती, अब आपकी क्लासेस जो पूरे रेगुलर बेस पे चलेंगी। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे किसी दिन क्लास अपलोड नहीं हो पाती, उस दिन जान लो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से भी अभी थोड़ा सा सिस्टम ठीक करने में लगे हैं। आप लोग को देखिए होगा कि आपको कोई थंबनेल, कोई प्रॉपर, कोई कुछ नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। सिस्टम थोड़ा सा मैनेज करना चाह रहे हैं और सिस्टम को पूरा प्रॉपर तरीके से हम सिस्टमेटिक से डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस में वेरिएशन हो सकता है। इसलिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपको सारी क्लासेस पूरी रेगुलर बेसिस पे सही तरीके से पूरे वे फॉर्मेट में मिले, ठीक है। और सिस्टम अब फिर ताकि अगर मान लो जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, तो ताकि हम सिस्टम क्लास ऑन बोर्ड पर ना हो करके सिस्टम में, अगर क्लास सिस्टम पे भी हो जाए, नहीं सिस्टम में मैं ले सकता हूँ क्लास को पीपीटी के फॉर्म में, समझ गए ना बात को। तो इसलिए ताकि मतलब मेरा ये उद्देश्य है कि आपकी क्लासेस जो है ना किसी भी कंडीशन पर जो है रुके ना, थमे ना, बिल्कुल आपका क्लासेस देखो आपकी तैयारी है, ये आपकी नौकरी की बात है, गवर्नमेंट जॉब की बात है। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर यार फिर मतलब क्या निकलेगा। और आप लोग का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को कि यही मोटिवेशन है हमारे लिए। और आप सब साथ हो, जुड़े हो, हम कैमरे के इस हैं, आप कैमरे के उस पार हो, बस ये इस पार हो आप, हम इस पार हैं उस पार हो, बेशक इतना है, लेकिन हमारा और आपका संबंध बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे छोटे भाई बहन होंगे, बहुत सारे हमसे बड़े भाई बहन होंगे, तो जो भी है सभी का आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आज की क्लास में। आज हम सबसे पहले पॉलिटी की पहली क्लास, अब संविधान को कैसे पढ़ना है हमने इसके पहले वीडियो बना दिया है, और आरंभ बैच और हिस्ट्री बाई उपेंद्र सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबकी ऐसे प्लेलिस्ट बनती जाएंगी और जितने भी क्लासेस, जितने भी वीडियोस चलते रहेंगे सारे ऐड होते जाएंगे, और पूरा आपको सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। तो कल की क्लास जो महज 10 मिनट की है, संविधान को कैसे समझें, कैसे पढ़ें और कैसे जानेंगे, उसके विषय में हमने चर्चा करी है और उसको हमने पूरा समझा रखा है। 10 मिनट का है, पहले उसको देख लीजिएगा तो फिर आपको ये और आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें। तो हम बताए थे कि अनुसूची, सबसे पहली बात करेंगे आज हम अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। क्लासेस बहुत छोटी नहीं रखेंगे और हम बहुत आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे। अनुसूची सीखेंगे, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो शेड्यूल कहते हो। क्या कहते हो? शेड्यूल कहते हो, ठीक है। आज हम देखेंगे अनुसूची, ये अनुसूची आपकी देखेंगे, कुल मिलाकर संविधान। देखो अब हम बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। अगर हम बात करें तो अनुसंविधान, जब BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान को बना था, मतलब कि जब स्टार्ट काम हुआ था, अब इसके बारे में फॉर्मेशन तो हम पॉलिटी में करेंगे, क्या चीज़ें हैं अलग अलग चैप्टर पे करेंगे, अभी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पहले मेजर हिस्सा टच करते हुए हम जैसे पढ़ाते चलेंगे वैसे पढ़ते चलिएगा, काम करते जाइएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग लूसेंट की बुक भी आप लोग ले रखे होंगे, तो नेट लेटेस्ट वाले ले लो, उसमें से हम बता देंगे, जो टॉपिक पढ़ाएं उसको जाकर के उसमें से पढ़ लेना। क्लियर है? बस अब मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950, मतलब कि 1949 को आपको, ठीक है। तो 26 नवंबर जिस दिन आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आपका बन करके तैयार हुआ था, जब मूल संविधान बना था, तो हमारे संविधान में कुल मिलाकर के केवल 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। अब अभी कितनी है वर्तमान में? तो अभी वर्तमान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूची हैं। तो कुल मिलाकर के 8 पहले थी, 4 संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इनको जोड़ा गया है। इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, कब कौन सी अनुसूची किस विषय में जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, किसका क्या फैक्ट है, क्या रीजन है, सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके एक एक अनुसूची प्रॉपर सीखते चलेंगे। इस क्लास में अनुसूची पूरी बात करेंगे, अगली क्लास आपकी फिर आपका भाग पे होगी, फिर अगली क्लास अनुच्छेद पे होगी, ऐसे हम 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची नंबर फर्स्ट। देखो अनुसूची नंबर फर्स्ट जो है आपकी, वो अनुसूची नंबर फर्स्ट जो है ना, वो देश की जानकारी देता है। क्या देता है? आपकी देश की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? आपकी देश की जानकारी देता है। अब देश की जानकारी देने का मतलब क्या देता है? मैं जैसे लिखवा रहा हूँ ऐसे आप लोग नोट्स एक पेज पे लिख लेना, एक पेज में आपका पूरा अनुसूची कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देश की जानकारी, अब देश की जानकारी देता ये है कि भारत क्या है, भारत क्या है, भारत की परिभाषा, भारत में राज्य कितने हैं इनकी परिभाषा, ठीक है। राज्य किसे कहते हैं, भारत क्या है, भारत क्या है। तो अगर हम बात करें भारत की परिभाषा में देता है कि भारत जो है आपकी वो क्या है, भारत जो है वो राज्यों का क्या है, राज्यों का
संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, राइटिंग में कोई कोताही नहीं करेंगे, प्रॉपर आराम से लेक्चर बेहतरीन तरीके से देंगे आपको। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 1 क्या करता है? देश की जानकारी देता है। देश में किसकी जानकारी देगा? भारत की जानकारी देगा। भारत क्या है? राज्यों का एक क्या है? आपका संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर इनमें से अभी सब और हाँ, अपने भारत के कोई भी राज्य अगर चाहें कि हम भारत से अलग हो जाएं तो बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। संविधान के इस अनुसूची नंबर 1 में ये भी लिखा गया कि कोई भी राज्य अपने मनमानी के हिसाब से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे अगर सारे राज्य कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश कह दे कि हम अलग हो जाएंगे, उधर पूर्वोत्तर का हम पर कोई ध्यान नहीं देता, वो कह दे अलग हो जाए, महाराष्ट्र कहेगा नहीं हम अलग हो जाएंगे अलग, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब कि अलग अलग सबके अलग अलग हैं, अलग का सबका अलग अलग कल्चर है, सबका अलग अलग वेशभूषा, अपना पहनावा है, खान पान है। इस तरीके से सब लोग कहेंगे कि हम अपना अलग अलग देश में राज्य करेंगे। इस तरीके से भारत फिर भारत नहीं रहेगा, भारत खत्म हो जाएगा। तो भारत मतलब कहने का मतलब क्या है कि भारत सभी राज्यों से मिल करके ही भारत है। भारत कोई देश नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, सभी राज्यों को मिल करके एक नाम दिया गया है भारत, यानी इंडिया। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, भारत के मेन 2 ही नाम हैं संविधान के हिसाब से, इंडिया और भारत, बस। भारत के कितने नाम हैं? 2, भारत और इंडिया। ठीक है, ये अनुसूची नंबर 1 में इसकी जानकारी देता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है जिसका नाम भारत और इंडिया है। अनुसूची नंबर 1 आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है अनुसूची नंबर 2 की बात करें। अनुसूची नंबर 2 में अब देखो भारत हो गया, भारत का पूरा निर्माण हो गया, भारत की परिभाषा हो गई पूरी। अब बात चलती है कि अब भारत को चलाएंगे कौन? अब भारत को चलाने के लिए मेन पोस्ट हैं। जैसे आपका क्या हो गया? राष्ट्रपति हो गया। भारत का सबसे प्रथम नागरिक अगर माना जाता है तो किसको मानते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, POI, यानी भारत का राष्ट्रपति स्वयं होता है। ठीक है, अब एक काम करेंगे तो इनको सैलरी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट है, यानी अब उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, PM है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो कि CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी जो कौन है? ठीक है, अभी कौन है? अभी आपके बने हुए, अभी हाल फिलहाल में कौन बने हुए हैं? आप कमेंट सेक्शन में इस आंसर को जरूर लिखिएगा। ठीक है, ऐसे हम करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट जवाब देना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। देखो, आप जब भी पढ़ो चीज़ों को, मतलब कि हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अगर जो पॉलिटी पढ़ो तो पॉलिटी को खास करके करंट अफेयर से रिलेट करते चलना। अब जैसे मैंने पूछा कि वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं। अब CGI आपको बताना कि CGI अभी, इसके पहले DY चंद्रचूड़ थे, इसके पहले। ठीक है, अभी कौन बने हैं? 51 नंबर के। ठीक है, अब उनको बताना। अब आपको समझ गया, सा से है, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, अब इतना तो आप बता दीजिएगा। अब हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, गवर्नर होते हैं, अलग अलग राज्यों के गवर्नर होते हैं, कैग होते हैं, CAG जिनको आप बोलते हो। ठीक है, तो ये सब काम कर रहे हैं ना, ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? भारत के लिए काम कर रहे हैं। PM हो गए, गवर्नर हो गए, बड़े बड़े मंत्री हो गए, विधायक हो गए, तो इन सब अब काम कर रहे हैं तो इनको चाहिए क्या? सैलरी चाहिए, वेतन इनके लिए। तो अनुसूची नंबर ये बात करता है कि जो हमारे वेतन व भत्ते, इनको भत्ते दिए जाएंगे। मतलब कि अनुसूची नंबर बाद में, ठीक है, किन के बारे में वेतन और भत्ते की बात करता है? ये जो आपके जैसे क्या हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जो CGI हो गए और जो इम्पोर्टेंट जजेस हैं वो हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, गवर्नर हो गए, गवर्नर्स हो गए जो राज्यपाल हैं, गवर्नर्स हो गए, कैग हो गए, CAG। ठीक है, ये सब जितने हैं, ये सब क्या हैं? जितने हैं, इन सभी की मैं जितने लोग को लिख रखा हूँ कि इनकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, गवर्नर, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, और कैग महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक होता है, उसको कहते हैं आपको। ठीक है, परीक्षक, उसकी सैलरी, इन सभी लोगों की यहाँ पर सैलरी मेंशन है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने भत्ते मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर बात करें अनुसूची नंबर 2 में, तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की महज 5 लाख सैलरी है पर मंथ की। वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि अब देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लगभग सेम होते हैं, तो इनकी सैलरी क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है, 5 लाख इनकी है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है लगभग 3 लाख होती है,
लगभग 2,80,000 के आसपास होती है, ठीक है। वहीं पर हाई कोर्ट के जज थोड़ा सा 30 लाख उनकी कम हो, मतलब कि उनकी होती है 2 लाख 2 लाख मतलब कि 2.5 लाख होती है। सो मतलब लिख लो यहाँ पर ना, ये 5 लाख होती है इनकी, और इनकी भी 5 लाख होती है, इनकी 2,80,000 होती है, ठीक है। इनकी होती है लगभग 2.5 लाख, हाँ आपका लगभग क्या होता है 2.5 लाख होता है। गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर की, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज़्यादा होती है गवर्नर की सैलरी, लगभग कितनी होती है 3.5 लाख, कितनी होती है 3.5 लाख, मतलब कि 3,50,000, तो 3.5 लाख हो गया, ठीक है। कैग की अगर बात करें तो कैग की होती है लगभग 2.5 लाख इनकी होती है। यानी कैग जो होता है, देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे तो सभी हैं, ठीक है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो मेन काम करते हैं उनकी सैलरी क्या है, कम है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं उनके लिए 5-5 लाख है, 3.5 लाख है। तो ये सारी सैलरी किस में है, ठीक है। सेकेंड अनुसूची नंबर सेकेंड में वेतन व भत्ते मेंशन किए गए हैं, समझ गए ना बात को। तो आपका अनुसूची नंबर सेकेंड बात करता है वेतन व भत्ते। अब देखो वेतन भत्ते की बात हो गई, अब बात करें अनुसूची नंबर थर्ड की, तो अब वेतन भत्ते की बात हो गई। अनुसूची नंबर बात करती है क्या, ओथ शपथ की, किसकी बात करती है अनुसूची नंबर 3 ए। इसमें लिखा गया कि कौन कौन से शपथ लेंगे। अब देखो शपथ, अब भाई सी बात है, वेतन भत्ते की बात हो गई सेकंड में। अब थर्ड में क्या बात करेंगे, शपथ। अब शपथ में क्या करेंगे कि जब ये लोग जब चुनाव जीत के आते हैं तो क्या लेते हैं शपथ, हम भारत के, मतलब कि मैं संविधान और भारत के गरिमा और ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मतलब कि शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करूँगा। तो इस जो आपका अनुसूची नंबर 3 है, इसमें से सभी की शपथ लिखी हुई है। प्रधानमंत्री, मतलब कि जितने मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ठीक है, अब पीएम है, प्लस उनके जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सबके शपथ इसमें लिखी हुई है, कौन कौन की शपथ होगी, ठीक है, बात समझे। लेकिन इसमें 2 ऐसे लोग हैं जिनकी शपथ नहीं लिखी हुई है, किनकी, एक है प्रेसिडेंट और एक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ यहाँ पर अनुसूची नंबर 3 में नहीं लिखी हुई है। इनके लिए स्पेशल आर्टिकल है, इनके लिए स्पेशल कौन सा है, इनके लिए स्पेशल आर्टिकल है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ किस में है, आर्टिकल 7 में है, और इनकी किस में है, आर्टिकल 69 में है। तो इन दोनों की शपथ यहाँ पर नहीं है, मेंशन नहीं है। इनके लिए स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 60 और आर्टिकल नंबर 69, ठीक है, बात क्लियर है। और आर्टिकल नंबर 72 जो अगर बात चल रही है बता दे रहे हैं, आर्टिकल नंबर 72 क्षमादान की शक्ति है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा रहता है, प्रेसिडेंट किसी भी मृत्यु फांसी को भी क्या कर सकता है, टाल सकता है, इसकी पावर है क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 सिर्फ इसको है, राष्ट्रपति को। ये हो गया आपका अनुसूची नंबर 3। अब अनुसूची नंबर 4 की अगर बात करें, देखो ध्यान से, पहले में देश की जानकारी, दूसरे में वेतन व भत्ते, इन सब का वेतन किसको कितनी सैलरी मिलेगी ये हो गया। तीसरे में शपथ की बात हो गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके लिए स्पेशल आर्टिकल है शपथ के लिए 60 और 69, इनकी इसमें अनुसूची नंबर 3 में मेंशन नहीं है। 3 तक हो गए। अगर हम बात करें 4, तब 4 जो अनुसूची नंबर 4 है, इसमें जो राज्यसभा है, क्या है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में जो सीटें हैं ना, सीटों का बंटवारा, ठीक है, मतलब कि बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, बंटवारा कैसे होगा, इसमें मतलब कि वर्णन है किसमें, अनुसूची नंबर 4 में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब यहीं पर बात करें अनुसूची नंबर 5 में, ठीक है, अनुसूची नंबर 5 में क्या लिखा गया है, अब सीटों का बंटवारा हो गया। तो अनुसूची नंबर 5 में अब बात करता है कि SC एंड ST, ठीक है। अब देखो अनुसूची नंबर 4 हो गई, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची नंबर 5 बात करता है कि जो भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, कहने का मतलब जो थोड़ी सी जिसको नीचे, मतलब कि नीचे वैसे मानते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, जो अनुसूचित जो SC है और जो ST है, ST एरियाज़ में आते हैं, उनके मतलब कि उनका प्रशासन कैसे चलेगा, उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, उनकी सारी व्यवस्थाएं, उनकी शासन पद्धति प्रणाली कैसे चलेगी, ये आर्टिकल मतलब कि अनुसूची नंबर 5 में मेंशन है। तो यानी अनुसूची नंबर 5 में SC और ST का प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है, प्रशासन व नियंत्रण कैसे होगा ये लिखा गया है। अब यहीं पर ये SC पूरे भारत में हो गए।
अब अनुसूची नंबर 6 जो है, इसमें जो कौन, असम, मिजो, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, जो ट्राइबल एरिया है, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, मेघालय, ये 4 राज्य, इनको आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो AMTM, ठीक है, AMTM। इनके जो है ना SC तो आते नहीं इसमें, सीधा ट्राइबल एरिया होते हैं, ठीक है। तो ये जो STs हैं, इनका जो है, इन पर कैसे, इनका जो शासन प्रशासन कैसे चलेगा, इन पे कैसे सारी सुविधाएं मिलेंगी इनको, इसके बारे में अनुसूची नंबर 6 में वर्णन का है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है, प्रॉपर क्लियर है, चलो समझ गए। अनुसूची नंबर 5 में क्या बात करता है, पूरे भारत में SC और ST पर प्रशासन और नियंत्रण कैसे होगा। अनुसूची नंबर 6 बात करता है कि असम, 4 मेजर फिक्स हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 राज्य हैं जिनमें रहने निवास करने वाले ST हैं, उनका जो है, उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे चलेगा, इसके एरिया के जो है मतलब कि ST हैं, SC नहीं, क्योंकि SC यहाँ पर नहीं आते, ठीक है, ST हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब कि अनुसूचित जनजाति, जो जनजाति ये है ना, ये जो अलग अलग है, जैसे हमारे, ठीक है, अलग अलग जनजाति के लोग होते हैं जो थोड़ा सा मतलब कि जंगलों निवास करते हैं, ठीक है। तो उनको उनका प्रशासन, क्योंकि उनकी अलग अलग चीज़ें हैं भाई, देखो वो जंगलों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको नेचर, उनको प्रकृति में रहने में ज़्यादा सुकून होता है। वो जैसे हम लोग हैं, जैसे उत्तर भारत के लोग हैं, वो सारी चीज़ें, तो उनको AC वाले कमरे जैसे, तो वो लोग इनमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनकी बॉडी, उनका बिहेवियर, क्योंकि उनका लगाव ज़्यादातर प्रकृति से है। अगर उनकी प्रकृति के उनके जंगल भी उजाड़े जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट चलता है, तो उनको दुख होता है, क्योंकि उनका जीवन हमेशा प्रकृति के संपर्क में रहा है और प्रकृति में ज़्यादा अपने आप को सुखी फील करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका सिस्टम, उनके लिए स्पेशल रूल बनाया गया कि आपका ये चीज़ खत्म नहीं होगा, आपको ये सुविधाएं देगा सरकार जो भी होंगी। तो ये सब हो गया। तो हमने अनुसूची नंबर 6 तक यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मैंने जैसे बनाया है, जैसे समझाया, ऐसे अपने एक पेपर पे निकाल के नोट कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। चलो अब हम बात करेंगे, 6 अनुसूची हो गई। अब फटाफट हम 6 अनुसूची के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। आपका आज का अनुसूची वाला टॉपिक हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। आशा करते हैं कि मैं देखो बहुत आराम से की बातों को सिखाता जा रहा हूँ और एक एक बात आप लोग सीखते जाइएगा प्रॉपर, बस, ठीक है। देखो मैं इसको इजी भाषा में समझा रहा हूँ और थोड़ा सा आप लोग, जैसे बुक है ना आपके पास, वैसे समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना होगा तो इसमें आप पूछ लेगा क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन आपको किताब की लैंग्वेज समझने के लिए पेपर में, ताकि आप पकड़ पाओ, उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि थोड़ा सा बुक से इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, ताकि आपके लिए बेटर हो जाएगा। बाकी नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 के बारे में, ठीक है। अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर, अब देखो पहली क्या हो गई, देश की जानकारी हो गई, दूसरी वेतन भत्ते हो गए, तीसरी शपथ हो गई, चौथी राज्यों का बंटवारा हो गया, 5वीं में जो पूरे भारत के SC और ST हैं उनका कैसे हो गया, ये हो गया। अगर बात करें 6ठी में, तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ के जो ST हैं उनका प्रशासन कैसे देखा जाएगा, ये हो गया। अब बात आती है अनुसूची नंबर 7, तो इसमें बात करता है, ये जो विषय है ना, विषय क्या है, विषयों का बंटवारा, अगर हम कहें तो विषय। अब जो विषय है ना, वो विषयों को 3 सूची में बांटा गया है, ठीक है। जो संविधान, मतलब संविधान में जो आपकी क्या होती है, सूची है ना, सूचियों का बंटवारा, क्या, सूची का बंटवारा। अब सूची को हमेशा 3 भागों में बांटा गया, पहले संघ सूची, फिर आती है राज्य सूची और फिर आती है समवर्ती सूची। क्या आती है, समवर्ती सूची। आप देखो समवर्ती सूची क्या है, संघ सूची ऐसे विषय, ऐसे मुद्दे, ऐसे नियम, ऐसा एरिया जिस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बनाएगी, ठीक है। क्या किस पे केंद्र बनाएगी, जैसे केंद्र कानून। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन है, तो अब इसको, क्योंकि पूरे राज्य में अब जो मतलब कि अगर जो बड़े लेवल के जो क्या हो गए, विधायक के चुनाव हो गए, तो सब क्या कराते हैं, केंद्र कराता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, अब इस पर पॉलिसी कौन बनाएगा, इस पर पॉलिसी पूरा क्या रूल लेके आएगी, केंद्र सरकार। तो ये केंद्र का विषय है। तो जो विषय, जो मुद्दा केंद्र का है उस पर केंद्र कानून बनाएंगे, जो राज्य का है वो राज्य बनाएंगे। लेकिन अब देखो केंद्र एज अ फादर की तरह काम करता है, पिता की तरह काम करता है, राज्य हमेशा बेटे की तरह काम करते हैं।
तो अगर देखो अब जैसे क्या है कि संघ के कुल मिलाकर के 100 विषय हैं, कितने हैं 100 मुद्दे हैं जिस पे केंद्र अपना काम करती है। क्लियर हो गई बात। अब 100 विषय हैं, राज्य के कितने हैं 61 हैं, और समवर्ती मतलब कंक्रीट ऐसे हैं कि जिस पे दोनों बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, क्या है एजुकेशन है, तो एजुकेशन पे राज्य अपन अब जैसे राज्य क्या है यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड में क्या बदलाव करने हैं वो केंद्र नहीं करेगा, वो राज्य करेगा। क्या है केंद्र करेगा। अब जैसे सीबीएसई बोर्ड है, तो सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड है, तो उस पर राज्य कानून नहीं बनेगा, वो बनाएगा किस पे संघ सूची में। अब सीबीएसई पैटर्न चेंज करना है तो संघ अपना मतलब कि सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अब वहीं पर स्टेट बोर्ड की बात करें तो स्टेट, लेकिन शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, इस पे राज्य भी काम कर सकता है। राज्य अपने जो राज्य में जो स्कूल जो राज्य का बोर्ड है स्टेट बोर्ड है, स्टेट अपने बोर्ड पे काम कर लेगा, सेंट्रल पे काम कर लेगा। लेकिन अगर राज्य स्टेट बोर्ड का भी काम नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, तो ये कहेगा, क्योंकि हमेशा पुत्र किसके पास जाता है अपने बाप के पास जाता है, पिताजी के पास जाता है कि मेरे पिताजी मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा, आप कर दीजिए। तो क्या करेगा सीधा राज्य फिर जाएगा सेंट्रल के पास, सेंट्रल फिर उसके लिए कानून बनाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ठीक है। अगर हाँ ये भी होता है कि जैसे राज्य मान लो राज्य का खुद का विषय 61 विषय है, मान लो 61 विषय में जैसे बहुत सारी कंट्रोल नहीं कर पा रहा कुछ चीज़ों को, तो फिर राज्य फिर नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यानी संघ सरकार केंद्र सरकार करेगी, यानी संघ सूची में फिर आप चला जाएगा वो। ठीक है, बात ये हो गई। तो संघ सूची कितने विषय हैं 100 हैं, 100 मुद्दों पर 100 मामलों पर काम करते हैं। राज्य 61 मामले दिए गए हैं, समवर्ती 52 है, इस पे दोनों काम कर सकते हैं, संघ भी राज्य भी। अगर कुछ काम ऐसा फंस जाए जो कि राज्य ना कर पाए तो उसको भी किसको सौंप दिया जाएगा, सीधा संघ उस पर कानून बना देगी, नियम बना देंगे, काम करेंगे। तो ये बात करता है सूची के बाद। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता रहता है कि सूची बची हुई है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये किस अनुसूची में आती है, तो ये अनुसूची नंबर 7 में आती है। बात क्लियर हो गई। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर हम चर्चा करें अनुसूची नंबर 8 के विषय में। अनुसूची नंबर 8 में जो है ना वो भाषा के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, भाषा के बारे में बात की गई है, समझे ना, भाषा। ठीक है, भारत में कितनी भाषाएं हैं, अब इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा। लगभग 15 से 18 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। देखो भाषा के लिए स्पेशल आर्टिकल की बात करें तो 343 नंबर का आर्टिकल है, 343। ठीक है, हमारे मूल संविधान में कुल मिलाकर के 14 भाषाएं थी। ठीक है, अभी हमारे मेन जो अभी क्या है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अंग्रेजी संविधान की मूल भाषा मतलब कि संविधान में वर्णित नहीं है, समझ गए ना। पहली क्या जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी, फिर नमक, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, फिर ये जोड़ी गई। कुल मिलाकर अभी कितनी है 22 भाषाएं हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करते। अगर भाग की बात करें तो तो भाग 17 है। कौन सा है, भाषाओं के बारे में अगर बात करें तो भाग नंबर कौन सा है, भाग नंबर 17 है। आर्टिकल की बात करें 343 है। ठीक है, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी 14 थी, अभी वर्तमान में कितनी है 22 है। सबसे पहली भाषा कौन जोड़ी गई संविधान संशोधन सहित, तो ये आपको जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। समझ गए ना, क्लियर आपका हो गया, क्लियर। चलो आपकी हो गई अनुसूची नंबर 8। ये मूल संविधान में जितनी अनुसूची थी 8 थी, मैंने 8 को डिस्कस कर दिया आपके सामने। अब बात होती है संविधान संशोधन से। तो सबसे पहली अनुसूची थी 9 नंबर की। ठीक है, 8 मूल संविधान की हो गई, अब अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ गया। सबसे पहले जोड़ा गई अनुसूची नंबर 9। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को इसमें मेंशन कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को जो मौलिक अधिकार था उसमें था, ये आपका 7वें नंबर का मौलिक अधिकार था, उसको वहाँ से उठा करके इसको अनुसूची नंबर 9 के जरिए जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार भाग 12 में, किसमें जोड़ दिया गया, भाग 12 में। आर्टिकल कौन सा है 300A या 300 का। ठीक है, भाग 12 में 300A में संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया। और ये सबसे
पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन था सबसे पहले 1951 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 9वीं अनुसूची संविधान मतलब कि संपत्ति का अधिकार भाग 12 में 300 आर्टिकल कौन सा है, 300A, पहला संविधान संशोधन था 1951 में। ये आपका जोड़ दिया गया, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर हो गई। अनुसूची नंबर 9 हो गई आपकी। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 10 के बारे में। अनुसूची नंबर 10 क्या है? अनुसूची नंबर 10 में ये बात कही गई कि दल परिवर्तन के विषय में थी। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या हुआ करता था, देखो कोई भी संविधान संशोधन, कोई भी कानून है, तो अगर कुछ भी चीज़ें हुई हैं तो उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी हुई है, उसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ी हुई है, तभी वो चीज़ें बनी हुई हैं। अगर बात करें दल परिवर्तन के विषय में, तो दल परिवर्तन के विषय में ये हुआ था कि जैसे क्या हुआ कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अभी जब चुनाव लड़ रहा है वो, तो किसी पार्टी के थ्रू में इलेक्शन मतलब कि अपना क्या लिया, टिकट लिया है और लड़ा। मान लो जैसे कि मैं स्वयं खुद में, ऐसा कुछ है नहीं, मैं मान लो कि टिकट लिया, ठीक है, बीजेपी से, मैंने मान लो टिकट लिया बीजेपी से, उदाहरण के फॉर्म में ले रहा हूँ। मान लो मैंने टिकट लिया बीजेपी से और मैं वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा। ठीक है, मैं चुनाव जीत गया, वाराणसी सीट से चुनाव जीत गया। अब चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद मैं वो पार्टी छोड़ करके मान लो जैसे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूँ, या मैं अदर कांग्रेस ज्वाइन कर लूँ, कोई भी एक ज्वाइन करना चाहूँ, तो मुझे, क्योंकि मैं जीता किससे हूँ, बीजेपी से, अब जा किस में रहा हूँ, कांग्रेस या अदर अन्य किसी पार्टी में जा रहा हूँ, तो मैंने जीता मैंने किसके मतलब कि किसके अंडर रह के चुनाव जीता, बीजेपी के। तो मैंने चुनाव वो पार्टी के जरिए, फिर वहाँ पर मुझे कैंसिल करके मैं अगली पार्टी ज्वाइन करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर विधायक या वहाँ का सांसद रह लूँगा, नहीं, फिर मेरी सदस्यता वहाँ की क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वहाँ से फिर से चुनाव होगा, उस एरिया में उतने भर का एरिया का चुनाव फिर से होगा। तो ऐसा हुआ करता था। तो फिर इसके लिए एक स्पेशल लाया गया, अनुसूची नंबर 10 में जोड़ा गया दल परिवर्तन, दल बदल का कानून बनाया गया यहाँ पर। और ये संविधान नंबर था 52वां संविधान संशोधन 1985 था। क्या था? 1985 में बनाया गया कि जब कोई व्यक्ति होगा, तो अगर वो व्यक्ति वहाँ से जीता है, अगर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो उसकी सदस्यता यानी जो भी विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वहाँ से उसका भी पूरा जो जीता है वो पूरी सदस्यता उसकी क्या की जाएगी, खत्म करी जाएगी, और वहाँ से दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। ये अनुसूची नंबर 10 में दल परिवर्तन के विषय में हुआ था। संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये आपका जोड़ा गया था। क्लियर है, बात समझ में आ गई? मैंने 10 अनुसूची पूरी कंप्लीट कर दी। अब 2 अनुसूची और बचती है। आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी बात कम समझ में है तो एक दो बार लेक्चर देख लेना, आराम से देख लेना, नोट्स बना लेना। चलो अब हम बात करते हैं, 2 अनुसूची और बच रही है, अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत पूछी भी जाती है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इस अनुसूचियों में से अगर सवाल ज़्यादातर बनते हैं ना, तो अनुसूची नंबर 9 और 11 और 12, ये 3 अनुसूची से ही सवाल ज़्यादातर मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 11 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अनुसूची नंबर 11 के बारे में। अनुसूची नंबर 11 क्या बात करती है? ये बात करती है कि हमारे भारत में जानते हो कि महात्मा गांधी का भी ये नियम था कि भारत में राम राज्य है, राम राज्य मतलब सब कुछ इक्वली हो, बराबर हो, सुख शांति हो। ठीक है, तो ये मामला है। तो सबसे पहले अब पंचायती राज, क्योंकि गांधी ने भी कहा था, बहुत सारे महान नेताओं ने कहा कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब पंचायत यानी गांव का विकास होगा। तो अब गांव तो कैसे पहुंचा जाए, सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, तो ये सरकार की सारी योजनाओं को पंचायत के लिए फिर इसने पंचायती राज्य करके अनुसूची नंबर 11 का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसके लिए एक अपनाया 73वां संविधान संशोधन। क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 का एक एक्ट बना। क्या बना? एक्ट बना, संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में एक्ट आया। और पंचायती राज यानी जो पंचायत है, गांव, जो नगर पंचायत, नगर पालिका नहीं बनती, उस तरीके से तो पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। 1992 में एक्ट आया और पंचायती राज का क्या हुआ? गठन हुआ और अनुसूची नंबर 11 में जोड़ दिया गया। ठीक है,
अब और इसको लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल, कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को ये हुआ था, आपका लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब लागू हुआ था, 1993 में। इसी के साथ साथ अब पंचायत जब बन गई, पंचायती राज का गठन हो गया, तो इसी के साथ साथ लगे हाथ अनुसूची नंबर 12 में भी नगर पंचायत, ठीक है, नगर पालिका और नगर पंचायतें और नगर पालिका और जो सहकारी समितियां नहीं होती, इन सभी को पूरा क्या किया गया था, नगर पालिकाओं के अधिकारों को भी इनको क्या किया गया था, ठीक है, यहाँ पर पंचायतें ऐसे लिख सकते हो, नगर पंचायतें, ठीक है। तो 11 में क्या है, पंचायती राज यानी नगर पंचायत, वहाँ पर पंचायत है, यहाँ पर नगर पालिका नगर परिषद का जो मेन नियम है। इसी के दौरान इसमें इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन। किसमें, 74वां संविधान संशोधन 1992 में, लागू 93 में ये हुआ था। लागू दोनों साथ साथ हुए थे, बस इसका नाम दिया गया था, का सन एक ही था क्योंकि बने एक ही थे। ये 73वां था और ये 74वां था। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 73वां संविधान संशोधन में ये पंचायती राज 11वीं जोड़ी गई थी। ये पंचायती राज है और ये नगर पालिका नगर पंचायत और इनके अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये अनुसूची नंबर आपकी 12 की 12 हमने पूरी कंप्लीट कर दी। पूरा आपको आशा करते हैं कि पूरी प्रॉपरली समझ में आई होंगी, चीज़ों को आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी ये आज से पॉलिटिक्स की क्लास शुरू हो गई है। हमने एक महत्वपूर्ण बात डिस्कस कर ली। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका हो गया अनुसूची कंप्लीट हो गई। अब भाग के बारे में बात करेंगे। देखो हम लोग एक एक स्टेप एक एक पॉलिटी पूरा पॉलिटी कंप्लीट करवा देंगे। जितना क्वेश्चन बनता है सारे के सारे कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग का प्यार है और सपोर्ट है कि आप लोग इसको देखो। जितने भी दोस्त हमारे तैयारी कर रहे हैं, जीके पढ़ाने वाले बहुत हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरल भाषा में, हिंदी भाषा में हर किसी को समझ में आए। तो पूरे मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। आप लोग का जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी दोस्त हैं, हाँ बढ़िया क्लास चल रही है, पूरा सिस्टमेटिक चलेगा। नोट्स प्रॉपर बनाते चलना। नोट्स सभी लोग बनाएंगे ताकि आपको पेपर टाइम पर रिविजन में मस्त आपको आनंद आए और आप शॉर्टली रिवाइज कर लेंगे। जैसे लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसे लिखते जाना। अब एक की पॉइंट्स भी आप लोग ऐड कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। समझ गए ना? बाकी चीज़ें क्लियर हैं, मस्त हैं, पढ़ते रहो यार। और अगली क्लास में हम जो 22 भाग बचते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्ली समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। मस्त रहो, पढ़ते रहो और जो भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, शासन मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि अभी वर्तमान में CGI कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, उनका आंसर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहो, पढ़ते रहो।